नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 461। शेर को मान से बाहर निकालना। जनरल करीम और जनरल रहीम को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वीर वर्मा के चितड़े क्यों नहीं उड़े। अपने अधीनस्थों से एक के बाद एक तत्काल संदेश सुनते हुए उनका दिल भारी हो गया था। सैन्य अड्डे की उनकी घेराबंदी का उद्देश्य कासिम पर आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक कारक को नजरअंदाज कर दिया था। पीछे से हमला। बिना किसी आड़ या रक्षात्मक उपायों के वे बैठे हुए बतख बन गए थे। यदि यह स्थिति जारी रही तो अंदर और बाहर के संयुक्त हमलों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? एक जनरल ने गंभीरता से पूछा। अगर हम आंख बंद करके पीछे हटते हैं तो यह अंतहीन मुसीबत को न्योता देगा और हम फरहाद को इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम पीछे नहीं हटते हैं और सैन्य अड्डे के अंदर के लोग बाहर निकल आते हैं तो यह विनाशकारी होगा। दूसरे जनरल ने गुस्से में कहा, कासिम के आदमियों ने पहले ही हमला शुरू कर दिया है। अगर हमने और देरी की तो हम बच नहीं पाएंगे। दुश्मन को जल्दी से झटका देना और अपनी ताकत को जितना संभव हो सके बचाना बेहतर है। यही तत्काल प्राथमिकता है। दोनों जनरलों के पास फरहाद को रिपोर्ट करने का भी समय नहीं था और उन्होंने सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। वीर और अन्य लोगों द्वारा सभी तरफ से घेरा तोड़ने और कुछ दुश्मनों को मारने के बाद वे सैन्य अड्डे के अंदर मौजूद लोगों के साथ मिल गए। दोनों जनरलों के इरादे विफल हो गए थे और उनका नुकसान काफी था। एक पल की और झिझक से और भी बड़ा नुकसान हो सकता था। नमिता के नेतृत्व में वीर कासिम से मिले। ये कासिम को देखने का दूसरा मौका था। चाहे वो कासिम हो या उनके आसपास के प्रमुख अधिकारी, सभी ने वीर को कृतज्ञता और प्रशंसा की दृष्टि से देखा। श्रीमान वीर, 5 सुंदर देवियों, धन्यवाद। व देश के लोगों की ओर से मैं आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, कासिम ने वीर, दुष्यंती और 5 महिलाओं को देखते हुए वास्तविक कृतज्ञता के साथ कहा। आपकी मदद करना हमारी खुद की मदद करना है। जिस कारोबारी क्षेत्र के लिए हमने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी है उसे ऐसे ही नहीं खोया जा सकता। आपके साथ एक ही खेमे में खड़ा होना वही है जिसकी सभी को उम्मीद है, वीर ने शांत भाव से कहा। अन्य स्थितियों में यदि वीर ने इस तरह के शब्द कहे होते तो हर कोई अविश्वसनीय रूप से हैरान होता। क्या सिंघानिया ग्रुप का कारोबारी क्षेत्र वास्तव में इतनी मेहनत से लड़ा गया था? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। इस कारोबारी क्षेत्र का अधिग्रहण बहुत आसान था। दूसरे शायद जीवन भर में इतनी बड़ी सफलता हासिल न कर पाएं। उदाहरण के लिए हर्षद और जयदीप ओबरॉय को लें। बाद देश में कई वर्षों की उनकी उपलब्धियां अंततः सिंघानिया ग्रुप के लिए सिर्फ एक उपहार बन गईं, जिसने बस जीत का माल अपने कब्जे में ले लिया। श्रीमान वीर के मजबूत समर्थन के साथ मैं राहत महसूस कर सकता हूं, कासिम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। समय कम है, चलिए इन औपचारिकताओं को बाद के लिए बचाते हैं और तुरंत फरहाद का मुकाबला करने के लिए हमारे कदमों और व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हैं, वीर ने सीधे तौर पर कहा। ठीक है, कृपया श्रीमान वीर, मैं भी यही सोच रहा था, कासिम ने प्रसन्नता से कहा। वीर, कासिम और अन्य लोगों ने फरहाद पर जवाबी हमला करने के लिए विशिष्ट कदमों और विस्तृत योजनाओं पर चर्चा की। फरहाद की तरफ वह गुस्से और सदमे दोनों में था। दोनों जनरलों की रिपोर्ट ने उसके चेहरे को बेहद गंभीर बना दिया था। ये कैसे संभव है? स्पष्ट रूप से वीर और उसकी टीम के निवास स्थान को उड़ाकर खंडहर बना दिया गया था। वीर मरा क्यों नहीं? वो अभी भी जीवित कैसे है? फरहाद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसे अपने दिल में बेचैनी का एहसास हुआ। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। उसने गुप्त रूप से इस जाल की व्यवस्था की थी और कार्य को अंजाम देने वालों के अलावा केवल लारा और प्रताप इसके बारे में जानते थे। क्या ये हो सकता है कि किसी ने जानकारी लीक कर दी? वीर नहीं मरा, ये तो नामुमकिन है। प्रताप हक्का बक्का रह गया। न केवल वह नहीं मरा है बल्कि उसने दोनों जनरलों की घेराबंदी को भी तोड़ दिया है और सैन्य अड्डे के अंदर कासिम के साथ मिल गया है। ये तबाही ला सकता है। फरहाद के दिल में चिंता भर गई। अगर हमने सिंघानिया ग्रुप के प्रमुख को खत्म कर दिया होता तो सिंघानिया ग्रुप की ताकत चिंता का विषय नहीं होती। लेकिन चूंकि प्रमुख नहीं मरा है, ये सिंघानिया ग्रुप के साथ सीधा टकराव प्रस्तुत करता है जो किसी भी हद तक जाएगा। आखिरकार हम ही थे जिन्होंने पहले हमला किया था, लारा ने चिंतित होकर कहा। क्या आपको याद है जब आन्या सिंघानिया का एकाकी भेड़िया लड़ाका दल द्वारा अपहरण कर लिया गया था? उस समय वीर ने इस खबर को पूरी तरह से छिपा दिया था। ये बिल्कुल भी लीक नहीं हुई थी। यहाँ तक कि कासिम को भी सूचित नहीं किया गया था जब तक कि आन्या सुरक्षित नहीं हो गई, और तभी सभी को पता चला कि ऐसी घटना हुई थी और हमने कासिम के सहयोगी को खत्म करने का एक बड़ा अवसर खो दिया।
मैंने हमेशा कहा है, सिंघानिया ग्रुप से निपटने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। कासिम के मुद्दे को सुलझाने से पहले हमें उन्हें उकसाना नहीं चाहिए। कासिम का काम तमाम करने के बाद उनसे निपटना बहुत देर नहीं होगी। सिंघानिया ग्रुप को निश्चित रूप से हमारे कार्यों के बारे में पहले अवसर पर पता चल गया होगा। प्रताप के साथ दुश्मनी के साथ मिलकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से हमारे खिलाफ सुरक्षा तैयार की। वीर की बुद्धिमत्ता के साथ वह संभवतः व्यापक अनुवर्ती कार्रवाई करेगा। जिस जगह पर हमने बमबारी की थी वह शायद खाली थी। लारा ने गुस्से में कहा, वर्तमान स्थिति पूरी तरह से फरहाद के अहंकार के कारण है और प्रताप ने सलाह नहीं दी बल्कि आग में घी डाला, जिसके परिणामस्वरूप ये प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई। मैंने वीर को कम आंका। फरहाद बड़बड़ाया। लारा की बात सुनकर वो थोड़ा होश में आया। सिंघानिया ग्रुप का इतने कम समय में ऐसी उपलब्धियां हासिल करना ये दर्शाता है कि उनके तरीके और क्षमताएं अकल्पनीय रूप से मजबूत हैं। वह जीत से लगभग अंधा हो गया था, अपनी विजय में सबसे बुनियादी विचारों को भी भूल गया था। प्रताप चुप रहा। जैसे ही फरहाद को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, प्रताप ने उन्हें और भी तीव्रता से महसूस किया। वह जानता था कि हर्षद और जयदीप ओबरॉय के पास उनके पक्ष में मजबूत रक्षकों के दो समूह थे, फिर भी उनका अंत इस तरह हुआ। इसने वीर की शक्ति के बारे में उसके एहसास को फरहाद की घबराहट से अधिक तीव्र बना दिया। अगर वीर मर गया होता तो चिंता की कोई बात नहीं होती, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? फरहाद ने लारा की ओर देखा, ईमानदारी से पूछा। लारा ने अपनी नज़रें घुमाई, उन्हें प्रताप पर निर्देशित किया। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास कोई महान विचार है? मैं एक व्यवसायी हूँ। जब ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की बात आती है तो मैं लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं करता। हमें सुश्री लारा के सुझावों का पालन करना चाहिए, प्रताप ने तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, उसकी आंखों में लारा की नाराजगी को महसूस करते हुए। आखिरकार वह वही था जिसने फरहाद को सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था। अब स्थिति में भारी गिरावट के साथ वह दोष से बच नहीं सकता था और स्वाभाविक रूप से लारा की प्रतिक्रिया समझ में आती थी। क्या सैन्य अड्डे को घेरने वाले दोनों जनरलों के पास अभी भी पर्याप्त सैनिक हैं? मेरा सुझाव है कि सैन्य अड्डे को घेरने के लिए और सैनिकों को तैनात किया जाए, जिससे कासिम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। साथ ही 2 रक्षात्मक रेखाएं स्थापित करें, एक सैन्य अड्डे का सामना कर रही है, दूसरी बाहर की ओर एक ऐसे परिदृश्य को रोकती है जहां हम बिना किसी जवाबी कार्रवाई की क्षमता के मारे जाएं। लारा ने तीखेपन के साथ कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कासिम और वीर को सैन्य अड्डे के अंदर फंसाना है, जिससे उन्हें पैंतरेबाजी करने की कोई गुंजाइश न मिले। ये सुझाव मेरे इरादों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, फरहाद ने कहा। कार्रवाई का ये तरीका वर्तमान में एकमात्र संभव समाधान लग रहा था। एपिसोड 462, लारा एक जासूस है। फरहाद ने लारा की सलाह मानी और अपने अधिकांश सैनिकों को डराने धमकाने के लिए सैन्य अड्डे पर भेज दिया। जब तक वे वीर को फंसाए रखते, कासिम को सैन्य अड्डे से भागने से रोकते, कासिम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना बस समय की बात होती। एक बार स्थिति सेट हो जाने के बाद कोई बड़ी चिंता नहीं होगी। वीर और कासिम से निपटने के लिए उसे कड़े कदम उठाने होंगे और वह एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सकता। ऐसा करने से फरहाद के आसपास की उसकी सेना कमजोर हो गई, जो सबसे स्पष्ट नुकसान था। हालांकि ऐसा करना आवश्यक था। यदि वीर और कासिम ने जवाबी हमले की साजिश रची और समर्थन के लिए सेना जुटाई तो यह विनाशकारी होगा। प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि कासिम के पास सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करने का समय न हो। कासिम को पकड़ना एक जरूरी मामला है और फरहाद इसे गहराई से समझता है। देश की राजधानी, जो सत्ता का प्रतीक है, के संचार उपकरणों को नष्ट कर दिया गया था। जैसा कि हमले से पहले फरहाद ने अंदरूनी सूत्रों को निर्देश दिया था, इससे उसे महत्वपूर्ण लाभ मिले। अब संचार उपकरणों को अस्थायी रूप से संचालन की उनकी मूल स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए फरहाद ने सख्ती से आदेश दिया कि उसकी शेष सेनाओं में से कोई भी अपनी स्थिति न छोड़े, चाहे घटना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें अपनी स्थिति की रक्षा करनी होगी। संचार के साधनों के बिना इन आदेशों को सख्ती से लागू करना पड़ा। लारा के कार्यों को शेर को मान से बाहर निकालने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिससे फरहाद अपने आसपास भारी सेनाओं द्वारा असुरक्षित रह गया। जब फरहाद की मुख्य सेनाएं दोनों जनरलों के साथ मिल गईं, तो उन्होंने फिर से सैन्य अड्डे की घेराबंदी शुरू कर दी। इस समय वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के लोगों ने सड़कों को नष्ट कर दिया, जिससे दोनों जनरलों के बीच मशीनीकृत इकाइयों के लिए फरहाद तक जल्दी पहुंचना असंभव हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार विकसित हो रहा था। इस समय सैन्य अड्डे के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति गायब था और वह कासिम था। कासिम के पक्ष के कई प्रमुख कर्मी बातचीत करने और समय बिताने के लिए सैन्य अड्डे में बने रहे और बहुत कम लोग सैन्य अड्डे से कासिम के प्रस्थान के बारे में जानते थे। कासिम के बगल में नमिता द्वारा बारीकी से संरक्षित होने के अलावा कोई और नहीं था।
इस बिंदु पर वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी राजधानी की ओर दौड़ पड़े। इस बीच सिंघानिया ग्रुप द्वारा लामबंद की गई जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी। फरहाद का विरोध करने और उसकी निंदा करने वाली आवाजें आसमान में गूंज उठीं। हर गली और कूचे में प्रदर्शनकारियों ने फरहाद के कार्यों की निंदा और विरोध किया। सिंघानिया ग्रुप के तहत कर्मचारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए और कासिम को लोगों का समर्थन प्राप्त होने के कारण एक बार लामबंद होने के बाद जनता की शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक होती है। समय सही है, हमारी अच्छी खबर का इंतजार करें। संकट हल होने के बाद आपकी बारी है। वीर ने कासिम पर एक नज़र डाली, फिर योजना के अनुसार दुष्यंती और अन्य 5 महिलाओं के साथ सीधे फरहाद के लिए निकल गया। मैं शायद ही कल्पना कर सकता हूं कि सिंघानिया ग्रुप ऐसी जनराय को नियंत्रित कर सकता है। एक बार लामबंद होने के बाद वे मुझसे अधिक दुर्जेय हैं। वीर को जाते हुए देखकर कासिम ने गहरी भावना के साथ टिप्पणी की। ज्यादातर लोग सिंघानिया ग्रुप का लिहाज कर रहे हैं। आखिरकार सिंघानिया ग्रुप उन्हें एक सुरक्षित जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नौकरियां देते हैं। हर किसी की हड्डियों में वे एक बात समझते हैं, आप देश के सच्चे नेता हैं, जबकि फरहाद एक चोर है, नमिता ने कहा। अगर सिंघानिया ग्रुप ने फरहाद का समर्थन किया होता तो ये स्थिति मुझे पूरी तरह से कुचल सकती थी। कासिम ने इसे गहराई से समझा। सिंघानिया ग्रुप द्वारा निभाई गई अपूरणीय भूमिका को महसूस किया। ज्यादा मत सोचिए, सिंघानिया ग्रुप हमारे साथ खड़ा है ना? नमिता ने धीरे से फुसफुसाया। कासिम ने राहत की मुस्कान के साथ कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि सिंघानिया ग्रुप के साथ मेरी इतनी गहरी दोस्ती है। इस उथल पुथल के बाद मुझे एक एकीकृत देश दिखाई दे रहा है, जहां लोग अब विस्थापित या बेघर नहीं होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंघानिया ग्रुप की सहायता से हमारी स्थिति और भी बेहतर होगी, नमिता का दृढ़ विश्वास था। फरहाद हैरान और निराश था। अचानक खुद को सभी लोगों द्वारा विरोध करते हुए पाया, जिससे वो अचंभित रह गया। धत तेरे की, यह क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वे नीच लोग मौत से नहीं डरते? वे मेरा विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? किस कारण से? उनके पास क्या योग्यता है? फरहाद इतना गुस्से में था कि उसने अपना आपा खो दिया। उसे चक्कर आ रहे थे। ये कासिम का क्षेत्र है, हाँ, और वह पहले से ही कासिम की कुर्सी पर बैठा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कासिम को सफलतापूर्वक बदल दिया है? लोगों का विरोध में बाहर आना, न कि उसका स्वागत करने के लिए, पूरी तरह से विचित्र है। मुझे डर है कि इसके पीछे कोई है जो साजिश रच रहा है। इतने सारे लोग अचानक विरोध में बाहर आ रहे हैं, यह अच्छा शगुन नहीं है, प्रताप ने चिंतित होकर कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? फरहाद ने सवाल किया। प्रताप ने अपनी ओर इशारा किया, बेहद निराश महसूस करते हुए खुद से बड़बड़ाया। अगर मुझे पता होता कि क्या करना है तो चीजें बेहतर होती। आपको निर्णय लेने चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। क्या ये पूरी तरह से बकवास नहीं है? फरहाद की जानलेवा नजर देखकर प्रताप ने जल्दी से कहा, मेरा सुझाव है कि विद्रोहियों को दबा दिया जाए। वे नीच लोग मरने से डरते हैं। कुछ को मार डालो और बाकी ईमानदारी से आपका समर्थन करेंगे और अधिक परेशानी पैदा नहीं करेंगे। तुम आसानी से बोल रहे हो। मैं इन लोगों को किससे मारूं? मेरे अधिकांश आदमियों को कासिम को डराने के लिए सैन्य अड्डे पर भेजा गया था। हाथ में मौजूद सैनिक सभी महत्वपूर्ण जंक्शनों की रखवाली कर रहे हैं। जुटाने के लिए कोई अतिरिक्त बल नहीं है। फरहाद रोने ही वाला था। अगर उसके पास पर्याप्त जनशक्ति होती तो विद्रोह को दबाने के लिए कुछ भेजना कोई मुद्दा नहीं होता, लेकिन अब अपनी सेना को विभाजित करना असंभव है। तुम बेकार मूर्ख, तुम महत्वपूर्ण क्षणों में बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हो। फरहाद ने प्रताप को बड़े असंतोष के साथ देखा। प्रताप खून की उल्टी करने ही वाला था। क्या बेकार होने के लिए उसे दोष देना उचित है? वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद से बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद है कि कुछ बड़ा नहीं होगा, नहीं तो यह एक आपदा होगी। अब मैं फरहाद के समान भाग्य से बंधा हूँ, महिमा और दुर्भाग्य दोनों साझा कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि लोगों का प्रतिरोध कासिम के जवाबी हमले की प्रस्तावना हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये खतरनाक है। क्या लारा अपने साथियों का निरीक्षण करने और उन्हें सांत्वना देने से लौटी? फरहाद ने लारा पर अपनी उम्मीदें टिका दी। अभी नहीं, किसी ने जवाब दिया। तुरंत उसे वापस लाने के लिए किसी को भेजें। शायद लारा के पास लोगों के विरोध का कोई समाधान हो, फरहाद का दृढ़ विश्वास था। सुश्री लारा ज्ञान से भरी हैं और निश्चित रूप से मुसीबत को हल करने का कोई तरीका निकालेंगी, प्रताप ने चापलूसी की। इस समय वीर और दुष्यंती ने अन्य 5 महिलाओं के साथ फरहाद के शिविर में घुसपैठ कर ली थी, और वह लारा ही थी जो चुपचाप वीर और उसके समूह को अंदर लाई थी। लारा को देखकर वीर ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, लेकिन दुष्यंती और 5 महिलाएं सभी हैरान थीं। एपिसोड 463, तुम गद्दार हो। जब फरहाद ने बमवर्षक विमान से उसके आवास पर हमला किया तो वीर को पहले ही लारा से चेतावनी संदेश मिल गया था।
भले ही वो तब तक एक सुरक्षित स्थान पर पीछे हट गया था, उसने लारा की पहचान के बारे में एक सटीक निर्णय बना लिया था। इसके अतिरिक्त कासिम के साथ जवाबी उपायों पर चर्चा के दौरान कासिम ने खुलासा किया कि फरहाद के बगल में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो बादेश में आंतरिक अराजकता से असंतुष्ट था और समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके कासिम को एक स्थिर शासन स्थापित करने में मदद करना चाहता था। लारा वो थी जिसने फरहाद के बगल में अंडरकवर मुखबिर के रूप में कासिम से सक्रिय रूप से संपर्क किया था, यहाँ तक कि कासिम को भी यकीन नहीं था कि उसे जानकारी कौन लीक कर रहा था, क्योंकि लारा कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे कासिम ने फरहाद के पास लगाया था। इसके बजाय लारा को खुद यह एहसास हुआ कि बादेश में चल रहा युद्ध बहुत से लोगों के लिए बहुत अधिक पीड़ा पैदा कर रहा था। इस समझ और जागरूकता के साथ लारा ने एक महत्वपूर्ण मिशन संभाला और फरहाद के बगल में एक घातक खतरा बन गई। लारा ने कासिम को क्यों चुना? इसका कारण सरल था। कासिम के पास एक स्थिर स्थिति और एक पूर्ण संगठन था। हालांकि फरहाद को भी कुछ जन समर्थन प्राप्त था, लेकिन यह अवसरवादी साधनों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। लोगों के प्रति क्रूरता के मामले में फरहाद लो प्रोफाइल था, जबकि यावर खुले तौर पर निर्दयी था। कुल मिलाकर कासिम सबसे आदर्श नेता था। वीर लारा से पहले मिल चुका था और लारा के माध्यम से फरहाद ने उससे संपर्क किया था। यही कारण है कि उनके पास संपर्क जानकारी थी। लारा ने फरहाद की अधिकांश सेनाओं को भेजकर जनता के लिए खतरे को कम करके और अन्य ताकतों को लापरवाही से काम करने से रोककर इस प्रकार पूर्ण लाभ प्राप्त करके एक आंतरिक मुखबिर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लारा और वीर के बीच निरंतर संपर्क के माध्यम से था कि ऐसी योजना सफल हुई। हालांकि संचार उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे सैनिकों को जुटाने में कई बाधाएं आईं, लेकिन व्यक्तिगत संचार प्रभावित नहीं हुआ। लारा की रणनीतिक योजना के बिना वीर और अन्य लोगों के लिए चुपचाप फरहाद के पास पहुंचना बेहद मुश्किल होता। भले ही वे पता लगाने से बच सकते, इसमें बहुत समय लगता और फरहाद के सटीक स्थान को तुरंत निर्धारित करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती। यह निश्चित है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम कासिम की मुखबिर हो, दुष्यंती ने आश्चर्य से कहा। मैं मुखबिर नहीं कहूंगी, क्योंकि कासिम भी मेरी सही पहचान नहीं जानता। वह केवल इतना जानता है कि मेरे जैसा कोई है। शायद श्रीमान वीर मेरी पहचान जानने वाले पहले व्यक्ति हैं, लारा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बादेश की नागरिक होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से ऐसी अराजकता नहीं देखना चाहती। देशभक्ति का थोड़ा भी अंश रखने वाला कोई भी व्यक्ति बलिदान और प्रयास करेगा। तुलनात्मक रूप से कहें तो फरहाद और यावर दोनों ही क्रूर और अन्यायपूर्ण हैं। कासिम बादेश के लिए सबसे आदर्श नेता है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कासिम को बादेश को एकजुट करने के सपने को साकार करने और लोगों को एक शांतिपूर्ण और स्थिर घर देने में मदद करना चाहती हूँ। लारा का बचपन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उसका परिवार युद्ध की लपटों में नष्ट हो गया। उसने हर समय फरहाद के लाभ के लिए सोचकर फरहाद का विश्वास हासिल करके फरहाद के पक्ष में अपनी वर्तमान स्थिति तक कदम दर कदम चढ़ाई की। फरहाद की डिप्टी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी सेना को नियंत्रित करती थी और फरहाद के बगल में एक अपूरणीय बड़ी हस्ती थी। अपनी पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने कासिम के साथ एक गुप्त एक तरफा संपर्क स्थापित किया, जो किसी तीसरे पक्ष को पता नहीं था। एकमात्र अंतर यह था कि कासिम उसकी पहचान नहीं जानता था। सुश्री लारा की भावनाएं सराहनीय हैं। हालांकि आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया गया है। फरहाद खत्म हो जाएगा आपकी बदौलत, वीर ने लारा को सम्मान के निशान के साथ देखते हुए कहा। वास्तव में सम्मान? उसने पहले कभी किसी को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। लारा पहली थी। बादेश जैसी अराजकता में लारा ने व्यक्तिगत लाभ की परवाह नहीं की, खुद को जोखिम में डाला। ऐसी अखंडता रखना जो उसे एक असाधारण व्यक्ति बनाती है। अगर बादेश में लारा जैसे कुछ और लोग होते तो अभी भी युद्ध कैसे हो सकता था? वीर की बयाना नजरों ने दुष्यंती सहित पांचों महिलाओं को चौंका दिया। लारा भी उतनी ही हैरान थी और हंसी। श्रीमान वीर से ऐसा मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए मुझे मृत्यु में भी कोई पछतावा नहीं है। आप वास्तव में महान हैं। कई अन्य लोगों की तुलना में बादेश को आप जैसी प्रतिभाओं और योगदानों की आवश्यकता है, वीर ने हल्के से कहा। श्रीमान वीर की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लारा खुशी से मुस्कुराई और फिर कहा, समय कम है, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और आगे की विशिष्ट कार्रवाइयों की योजना बनाते हैं। फरहाद और प्रताप को मारने के बाद मैं फरहाद के शव के साथ भाग जाऊंगी और बाद की स्थिति को मजबूत करने के लिए कासिम पर छोड़ दूंगी। मैं फरहाद के शव को फरहाद के मूल क्षेत्र में ले जाऊंगी। फरहाद के वफादार अधीनस्थों को मैं जितना हो सके खत्म कर दूंगी और इसके लिए मुझे श्रीमान वीर के मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी। फरहाद की मृत्यु के बाद मुझे निस्संदेह फरहाद के क्षेत्र में सभी का समर्थन मिलेगा। मैं धीरे धीरे फरहाद के क्षेत्र को अपने में बदल दूंगी और फिर धीरे धीरे कासिम से संपर्क करूंगी, धमकी देने वाले व्यक्तियों को खत्म करूंगी और एक शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करूंगी। आपके द्वारा प्रदान की गई सूची में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, निश्चिंत रहें, वीर ने गारंटी दी।
फरहाद की मृत्यु के बाद हम भारी सेना के साथ पीछा नहीं करेंगे। एक बार जब आप शेष सेनाओं को वापस ले लेंगी तो यह आप पर निर्भर करेगा कि आप लोगों का विकास करें और उन पर भरोसा करें। उस समय तक कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा और फरहाद के क्षेत्र को कासिम में परिवर्तित करने के लिए अभी भी एक रास्ता होगा। श्रीमान वीर के आश्वासन और सलाह के लिए धन्यवाद। फरहाद की डिप्टी के रूप में कई लोग मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे धीरे धीरे फरहाद के आधार को बदलने का भरोसा है, लारा ने आत्मविश्वास से कहा। जब समय सही होगा मैं कासिम के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करूंगी, फिर यावर को खत्म करूंगी और अराजक बादेश को एकजुट करूंगी। यह एक अभूतपूर्व अवसर है। वीर लारा की योजना से सहमत था। सच कहूं तो ये सबसे समझदार तरीका था। अगर लारा नहीं होती तो भले ही वो फरहाद को मार देता और कासिम अपनी स्थिति फिर से हासिल कर लेता, फरहाद का क्षेत्र अभी भी अराजकता में पड़ जाता। विशिष्ट योजना को अंतिम रूप देने के ठीक बाद कोई दौड़ता हुआ आया। सुश्री लारा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फरहाद आपको देखना चाहता है। चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। इस व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से कहा, सुश्री लारा, आप दुश्मन के साथ क्यों हैं? वो फरहाद के विश्वासपात्रों में से एक था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि वीर और अन्य शीर्ष दुश्मन थे। उसने जो देखा उसे वह स्वीकार नहीं कर सका, जैसे कि कह रहा हो कि लारा गद्दार थी। तुम गद्दार हो? तुम गद्दार कैसे हो सकती हो? उस आदमी ने लारा की ओर इशारा किया और अविश्वास में चिल्लाया। भाड़ में जाओ। लारा झपट्टा मारकर उसके पास गई और उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर समूह ने तुरंत एक हिंसक हमला शुरू कर दिया। बिजली की गति से अपने रास्ते में आने वालों को मार डाला, सीधे फरहाद की ओर बढ़ते हुए। एपिसोड 464, फरहाद की मौत। फरहाद के पास केवल एक छोटी सुरक्षा टुकड़ी थी। लारा, वीर का नेतृत्व करते हुए हत्या के अभियान पर निकल पड़ी। आसानी से उन लोगों को खत्म कर दिया जो उनके रास्ते में आए थे। ये लोग बिना ये समझे ही मर गए कि वे किसके हाथों मारे गए। एक पल में फरहाद को कुछ भी गड़बड़ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वीर और अन्य लोगों ने तेजी से उसे जानलेवा इरादे से घेर लिया। इस समय फरहाद के पक्ष में केवल कुछ भरोसेमंद सहयोगी और कासिम द्वारा लगाए गए अंदरूनी सूत्र थे, जबकि प्रताप के साथ केवल क्रोकोडाइल और कुछ अधीनस्थ थे और कोई अन्य सुदृढ़ीकरण नहीं था। धायम धायम धायम, 1 दर्जन से अधिक तेज गोलियां चलीं और फरहाद और प्रताप के आसपास के लोग प्रतिक्रिया करने का मौका मिले बिना ही गिरकर मर गए, लारा और वीर को एक साथ उन पर गोली चलाते हुए देखकर। सुश्री लारा को क्या हुआ? वह हम पर गोली क्यों चला रही है? क्या वह पागल हो गई है? और वीर यहाँ कैसे आया? ऐसे संदेहों और भ्रम के साथ गिरे हुए लोग जमीन पर लेटे रहे। उनकी आंखें हमेशा के लिए सवालों से भरी रहीं। अब तक केवल फरहाद और प्रताप जीवित थे, जबकि क्रोकोडाइल सहित बाकी सभी लोग मारे गए थे। अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए इन परेशानियों से निपटना आवश्यक था। दूसरों के प्रतिक्रिया करने से पहले हमला करना सबसे अच्छा था। प्रताप 3 कदम पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। सहज रूप से छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए उसे एहसास हुआ कि भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका दिमाग अराजकता में बदल गया, ये समझने में असमर्थ कि लारा वीर के साथ क्यों थी, लेकिन घातक खतरे को महसूस करते हुए ये समझना काफी था और वह डरने से खुद को रोक नहीं सका। फरहाद ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा, फिर लारा को। इस समय वह वीर और उसके साथियों की परवाह नहीं कर सकता था। अपना सारा ध्यान लारा पर केंद्रित कर रहा था, जबकि उसका दिल दुखी था। अपमान की एक अभूतपूर्व भावना ने उसे अभिभूत कर दिया। कुछ समय पहले ही उसने और प्रताप ने आत्मविश्वास से आश्वासन दिया था कि लारा के पास जनता के विद्रोह से निपटने का एक तरीका होगा, लेकिन अगले ही पल लारा ने उन्हें एक घातक झटका दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लारा इस तरह का व्यवहार करेगी। यहाँ तक कि लारा को गद्दार घोषित करने पर भी आसानी से विश्वास नहीं किया जाएगा, क्योंकि लारा फरहाद के क्षेत्र में पली बड़ी और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंची। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लारा का कासिम के साथ कोई संबंध नहीं था। कासिम के लिए फरहाद को धोखा देने का कोई कारण नहीं था। क्यों क्यों? फरहाद उन्मादी होकर चिल्लाया, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? उसे अब एहसास हुआ, गद्दार लारा जल्द ही उसके पतन की कुंजी होगी। वह लारा पर बहुत भरोसा करता था, अन्यथा वह उसकी डिप्टी नहीं बनती। लारा की सलाह का पालन करते हुए उसने पहले ही अपने लोगों को सैन्य अड्डे को घेरने का आदेश दिया था, ये जानते हुए कि परिस्थितियों को देखते हुए कासिम को आत्मसमर्पण करवाना महत्वपूर्ण था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि लारा की शेर को मान से बाहर निकालने की रणनीति सफल रही, जिससे उसकी सेना कम हो गई और तख्तापलट का अवसर मिल गया। फरहाद के पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत सी चीजें जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वह विश्वास नहीं करेगा कि लारा ने उसे धोखा दिया। सिंहासन के एक छोटे से खेल में शायद तुम ठीक हो, अपने तरीकों और क्रूरता का उपयोग करते हुए ताकि कोई भी तुम्हें उकसाने की हिम्मत न करे।
हालांकि तुम देश के शासक के रूप में कासिम को बदलना चाहते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कौशल और क्षमता की कमी है। क्या ये कारण तुम्हारे लिए संतोषजनक है? लारा बोली, फिर उपहास किया। उसने इतने लंबे समय तक अपने समय का इंतजार किया था। आखिरकार फरहाद के सामने अपने आंतरिक विचारों को प्रकट करने में सक्षम थी, और यह उसे बेहद सुखद लगा। इतने लंबे समय तक अपने इरादों को छिपाए रखने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे उजागर होंगे। अब उसने बेहद सुकून महसूस किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कारण है? देश इतना अराजक है और केवल वे ही राजा हैं जो जीवित रहने में सक्षम हैं। फरहाद ने उपहास किया, तुम्हारे हाथ भी खून से सने हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम देश की रक्षक बन सकती हो? हास्यास्पद, क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी हास्यास्पद हो? इन शब्दों के साथ फरहाद हंसा, एक ऐसी हंसी जो दुखद और अधूरी कड़वाहट से भरी थी, जिसे सुनना पूरी तरह से असहज था। ठीक इसलिए क्योंकि मैंने बहुत अधिक रक्तपात देखा है, मैं बदलाव लाना चाहती थी। लारा ने उदासीनता से कहा, तुम जैसे किसी व्यक्ति के साथ बात करना भावनाओं की बहुत बर्बादी है, जाओ मरो। फरहाद ने लारा की बंदूक की नली को अपनी ओर देखा और दुखी होकर हंसा, गोली चलाओ, तुम्हारे हाथ से मरना अन्यायपूर्ण नहीं है। किसने सोचा होगा मैं, फरहाद, जीवन भर अहंकारी रहा, ऐसे पतन में समाप्त होऊंगा, उस व्यक्ति के हाथों मरूंगा जिस पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूँ। कितना दुखद, कितना अफसोसजनक। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे मन में विश्वासघात के विचार हैं, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा देता, तुम्हें अंतहीन पीड़ा सहने देता, न जीने देता न मरने देता। फरहाद ने श्राप दिया। उसका पूरा चेहरा गुस्से में विकृत हो गया, जोर से दहाड़ते हुए। धायम, उसके शब्दों की गूंज के साथ एक तेज गोली चली। एक गोली फरहाद के माथे को छेद गई और फरहाद की आंखों में उग्र रोष और जानलेवा इरादा विलुप्त हो गया, ठीक उसी तरह जैसे क्षणभंगुर जीवन। फरहाद मर चुका था, जमीन पर गिर गया। चाहे वह कितना भी अहंकारी क्यों न रहा हो, मृत्यु में वो सिर्फ एक शरीर था, कुछ भी नहीं बदल रहा था। लारा ने फरहाद की लाश पर एक नज़र डाली, अपने दिल में राहत की भावना महसूस की, लेकिन वीरानी का संकेत भी। शक्तिशाली फरहाद, जिसने कासिम और यावर के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी, इतनी दुखद रूप से मर गया, वास्तव में एक दुखद अंत। फरहाद को भी उसे मारने के लारा के दृढ़ संकल्प का एहसास था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल की नफरत को निराशा की उस चीख में बाहर निकाल दिया। उसके पास अब अपनी मृत्यु के बाद के परिणामों के बारे में सोचने का मन नहीं था, क्योंकि विचार करने का समय नहीं था। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसका मानना था कि उसकी मृत्यु उसके जनरलों को स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए प्रेरित करेगी, अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, जो उस ताकत को फाड़ देगा जिसे उसने बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वह जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था वह ये था कि लारा की अपनी योजनाएं थीं और वह पहले से ही सभी क्षेत्रों को संभालने के लिए तैयार थी। फरहाद के साथ आए जनरलों को खत्म करके वह शेष सेनाओं को मजबूत कर सकती थी। फरहाद के क्षेत्र में पहुंचने पर लारा बॉस होगी, किसी भी असंतुष्ट को खत्म करने का औचित्य और यहां तक कि खतरों को दूर करने का कारण भी होगा। अगर फरहाद को ये पता होता तो शायद वह इतने गुस्से में नहीं मरता, निश्चित रूप से वो अविश्वास में अपनी आंखें खुली रखकर मरता। लेकिन फरहाद अब एक लाश, आने वाली घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकता था। उसके शरीर का एकमात्र शेष मूल्य लारा द्वारा उसका शोषण करना था, अपनी स्थिति को ऊपर उठाना, अपने अंतिम उद्देश्य की पूर्ति करना। एपिसोड 465, पूरी स्थिति सुलझ गई है। फरहाद मर चुका है। प्रताप जमीन पर लकवाग्रस्त बैठा था, उसका चेहरा भयभीत और बेचैन था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्रताप ने विनती की। इस वाक्य के अलावा उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। वीर ने प्रताप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो हालांकि प्रताप सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ था, जिसका कारण नाइट कैट स्क्वाड था, लेकिन यह वीर की प्रताप से पहली मुलाकात थी और वह स्वाभाविक रूप से प्रताप जैसे नर्म पात्रों की परवाह नहीं करता था। क्या तुम उसका जीवन समाप्त करने के लिए हम पर छोड़ दोगी? लारा ने वीर की राय मांगते हुए उसकी ओर देखा। धायम, एक गोली के साथ दुष्यंती ने फायर किया। बिखरते खून के बीच प्रताप बुरी तरह से मर गया। ऐसे कचरे को संभालने में दुष्यंती ने स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। उसने ये भी देखा कि लारा ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसे वह मारना चाहती थी, और प्रताप की परवाह नहीं की, जबकि वीर ने प्रताप का तिरस्कार किया, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। वैसे भी प्रताप के बचने का कोई रास्ता नहीं था, उसे मारना समापन माना जाता था। समय कम है, हम फिर मिलेंगे, लारा ने पुकारा, फिर फरहाद की लाश को घसीटते हुए ले गई। फरहाद के सबसे करीबी सहयोगियों और रक्षकों को मार दिया गया था, और जिन योद्धाओं ने पहले गोलियों की आवाज सुनी, उन्होंने लारा को मृत फरहाद को घसीटते हुए देखा और आश्चर्यचकित रह गए। निस्संदेह वे लारा के चारों ओर इकट्ठे हो गए। इसे उठाओ, पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो, दूसरों को मेरे साथ आने के लिए सूचित करो, लारा ने जोर से आदेश दिया।
अधिक से अधिक योद्धा लारा के चारों ओर इकट्ठे हो गए उसे बचाते हुए, क्योंकि वे बाहर निकलने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि इस समय दुष्यंती और पांचों महिलाओं ने पूरी तरह से सहयोग करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से पीछा किया, लारा के पक्ष में कई लोगों को मार गिराया। और इस तरह लारा लड़ी और पीछे हट गई, फरहाद की लाश के साथ चली गई। नमिता के संरक्षण में कासिम ने लोगों के बीच खुले तौर पर अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह से जीत थी। फरहाद की मौत और लारा के एक के बाद एक पीछे हटने के आदेशों के साथ आसपास के कब्जा करने वाले योद्धाओं ने किसी और चीज की परवाह नहीं की, वे लारा की ओर उमड़ पड़े। फरहाद के मरने के साथ कोई भी कार्रवाई निरर्थक थी। अब एकमात्र रास्ता अपने क्षेत्र में लौटना है या निश्चित मृत्यु का सामना करना है। वीर और दुष्यंती ने आराम नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने सैन्य अड्डे को घेरने वाले कई जनरलों को निशाना बनाया जो फरहाद के प्रमुख जनरल थे, जिससे भविष्य में लारा का दबाव काफी कम हो जाएगा। ये राजनीतिक तख्तापलट समाप्त हो गया। कासिम की जीत और फरहाद की दुखद मौत ने सब कुछ घोषित कर दिया। कासिम और अन्य लोगों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, जबकि इसके विपरीत जिन लोगों ने इस नाटक में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जैसे कि वीर और लारा, उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की बल्कि जनता की नजरों से गायब हो गए। हालांकि बादेश के सभी गुट जानते थे कि सिंघानिया ग्रुप द्वारा प्रदान की गई सहायता कासिम के लिए अटूट थी। हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? प्रताप मर चुका है और हम सिंघानिया ग्रुप के विरोध में हैं। क्या सिंघानिया ग्रुप हमारा सफाया कर देगा? अपने नेता को खोने के बाद प्रत्येक क्षेत्र के हथियार डीलर भ्रमित और बेचैन हो गए। मेरे पास एक सुझाव है। कादर खड़ा हुआ, एक विचार पेश किया जिसे कई हथियार डीलर स्वीकार कर सकते थे। वीर हवेली लौट आया। जिस इमारत पर बमबारी की गई थी वह कार्यालय था और हवेली तैयब सिद्दीकी से हासिल की गई थी। वीर को देखते ही साशा ने सबसे पहली बात कही, उसके कंधे को थपथपाया और प्रशंसा की। वीर, तुम अद्भुत हो, वास्तव में मेरे आदर्श के करीबी दोस्त हो। साशा का क्या मतलब था? कोई नहीं समझ पाया। नहीं वे समझ पाए कि साशा का आदर्श कौन था या वीर साशा के आदर्श का करीबी दोस्त क्यों बन गया। सिंघानिया ग्रुप की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई और छोटी कंपनियां सभी अनुकूल रूप से पास आईं। सिंघानिया ग्रुप की छत्रछाया में हिस्सेदारी की मांग की। आज तक सिंघानिया ग्रुप का कारोबार देश में सबसे बड़ा बन गया था, जो अधिकांश हितों को नियंत्रित करता था। जल्द ही कादर ने एक समूह का नेतृत्व किया। वीर और आन्या सिंघानिया से मुलाकात की। सभी ने विस्मय दिखाया। श्रीमान वीर, अध्यक्ष महोदया, क्या आपको मैं याद हूँ? कादर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। वीर और आन्या ने देश में आने पर कादर से हथियारों की एक खेप खरीदी थी। स्वाभाविक रूप से एक बार मिले थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास क्या सलाह है? वीर ने उदासीनता से कहा। श्रीमान वीर, आपसी परामर्श के बाद हम सिंघानिया ग्रुप के तहत निष्ठा की तलाश करने का इरादा रखते हैं। हम ईमानदार हैं, कृपया हमें स्वीकार करें। कादर और अन्य वास्तव में डरते थे कि सिंघानिया ग्रुप उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है, ये देखते हुए कि उनके मालिक प्रताप की सिंघानिया ग्रुप के साथ दुश्मनी थी। कादर का इरादा वीर के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। उसे ऐसे विचारों की उम्मीद नहीं थी। देश के हथियार नेटवर्क को नियंत्रित करना बहुत शक्तिशाली था और मुनाफा काफी उल्लेखनीय था। प्रताप की मृत्यु के बाद विराट कॉर्प निश्चित रूप से इस बड़े केक को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी को भेजेगा। कादर और अन्य की निष्ठा में बड़ा जोखिम था, क्योंकि विराट कॉर्प से प्रतिशोध की संभावना जानलेवा हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में सिंघानिया ग्रुप सभी व्यापारियों के लिए नेता है, चाहे वो खुला व्यापार हो या गुप्त व्यवहार। सभी को सिंघानिया ग्रुप का व्यवहार देखने पर भरोसा करना चाहिए, यही सही तरीका है। वीर कादर और अन्य लोगों के साथ बैठ गया, कुछ व्यावसायिक व्यवस्थाओं पर मोटे तौर पर चर्चा की और कादर और अन्य लोगों को बहुत अधिक लाभ की जगह की पेशकश की, जिससे वे काफी खुश हुए। जब तक प्रताप आसपास था, शोषण गंभीर था। वीर जैसा कोई व्यक्ति उनके हाथों में अधिक लाभ वितरित कर रहा था, ये बहुत उल्लेखनीय था। हालांकि विशाल हथियार तस्करी समूह विराट कॉर्प द्वारा हथियार प्रदान किए बिना देश का हथियार कारोबार गिर जाएगा। हालांकि इतना बड़ा बाजार आसानी से अन्य व्यापारियों को ढूंढ लेता है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कादर और अन्य हथियारों की तस्करी और बिक्री के चैनलों को नियंत्रित करते हैं। सिंघानिया ग्रुप की वर्तमान प्रतिष्ठा और कासिम के समर्थन के साथ विराट कॉर्प के पास अब देश में खड़े होने की कोई जगह नहीं होगी। कादर और अन्य लोगों को विदा करने के बाद वीर और आन्या ने एक छोटी बैठक की, जिसमें तैयब सिद्दीकी और कई नए पदोन्नत व्यापारिक नेताओं को इकट्ठा किया गया। विशिष्ट कार्यों की व्यवस्था की गई। उनमें से तैयब सिद्दीकी देश में सिंघानिया ग्रुप के महाप्रबंधक हैं। तैयब सिद्दीकी ने गहराई से प्रभावित महसूस किया। सिंघानिया ग्रुप के देश में शुरुआती प्रवेश से लेकर अब तक, इतने कम समय के भीतर अज्ञात से प्रसिद्ध तक, फिर देश के खुले व्यापार को एकीकृत करना, अंततः भूमिगत व्यापार तक पहुंचना, ये प्रक्रिया बहुत तेज थी। देश में सिंघानिया ग्रुप एक अटूट विशालकाय बन गया है।
व्यावसायिक मामलों की व्यवस्था करने के बाद वापसी का समय भी कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। एपिसोड 466 हवाई अड्डे के बाहर दो सुंदरियां। एपिसोड 466 वादेश के हवाई अड्डे के बाहर दो सुंदरियां। वादेश का हवाई अड्डा। वीर वर्मा, आन्या सिंघानिया, साशा और दुष्यंती, कुल 5 महिलाएं और 3 पुरुष यानी 8 लोग विमान में सवार होकर जाने वाले थे। जब वे बादेश आए थे तो 7 लोग थे, लेकिन घर लौटते समय साशा उनके साथ जुड़ गई थी। तैयब सिद्दीकी अकेले उन्हें विदा करने आए थे। वीर वर्मा और अन्य लोग चुपचाप जा रहे थे और किसी और को इसकी खबर नहीं थी। श्रीमान वीर अध्यक्ष महोदया, तैयब सिद्दीकी ने अपने सामने खड़े 8 लोगों का अभिवादन किया और फिर कहा, आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। मैं सिंघानिया ग्रुप की अपार दया के लिए सदैव आभारी रहूंगा और बादेश में इसके कारोबार को अच्छी तरह से संभालूंगा। हमें आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। विमान उड़ान भरने वाला है, फिर मिलेंगे, आन्या ने धीरे से कहा। फिर मिलेंगे, तैयब सिद्दीकी ने ईमानदारी से विदा ली। वीर वर्मा और उन 8 लोगों को विमान की ओर जाते देख तैयब सिद्दीकी भावुक हो गए। उन्हें याद आया कि उनका आगमन इसी हवाई अड्डे पर हुआ था और उस समय मसूद ने एक आतंकवादी हमला करवाया था, जिससे उन्हें लगा था कि वीर वर्मा और उनका समूह किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। हालांकि वे सुरक्षित निकले और उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे लेफ्टिनेंट जिया की प्रशंसा भी मिली। तब से उन्होंने वीर वर्मा और उनके समूह को एक नई रोशनी में देखा। बाद की कार्रवाइयों ने अक्सर व्यापार क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया, दुश्मनों का सफाया किया, जिससे आज का गौरव प्राप्त हुआ। सिंघानिया ग्रुप की उपलब्धियां ऐसी ऊंचाइयां हैं जिन तक दूसरे जीवन भर नहीं पहुंच सकते। सिंघानिया ग्रुप द्वारा सामना की गई अनगिनत चुनौतियों और उनकी सफलता को याद करते हुए ये दृश्य तैयब सिद्दीकी के दिमाग में किसी सपने के मायाजाल की तरह घूम गए और उन्होंने विस्मय भरी मुस्कान बिखेरी। सिंघानिया ग्रुप के उदय और सफलता पर विभिन्न विश्लेषण और राय हैं, लेकिन सिंघानिया ग्रुप के विकास को कदम दर कदम देखने वाले व्यक्ति के रूप में तैयब सिद्दीकी गहराई से समझते थे कि वीर वर्मा का व्यक्तिगत आकर्षण और दुर्जेय शक्ति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तैयब सिद्दीकी का आभार दिल से था। बस अपनी पत्नी और बेटी के बचाए जाने की बात को वे हमेशा याद रखेंगे। टप 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 फर्श पर कदमों की तेज आवाज गूंजी, जिसमें एक बेचैनी थी। वे कहाँ हैं? क्या वे सब चले गए? नमिता ने तैयब सिद्दीकी के पास दौड़ते हुए आकर अधीरता से पूछा। नमिता की बातों से तैयब सिद्दीकी चौंक गए और अपनी तंद्रा से बाहर आए। उन्होंने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वे चले गए, विमान ने अभी उड़ान भरी है। नमिता ने ऊपर उठते विमान को देखा और शिकायत की, वीर वर्मा, वह बुरा आदमी, और आन्या सिंघानिया बिल्कुल भी विचारशील नहीं है। वे सब मुझे बताए बिना चले गए। चाहे जो भी हो, हम सब ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। वे बिना कुछ कहे चुपके से कैसे जा सकते हैं? ये बहुत निष्ठुरता है। वो उलाहनों से भरी थी। बेशक उसके दिल में अधिकांश बेचैनी वीर वर्मा के कारण थी। उसने और राष्ट्रपति कासिम ने वीर वर्मा और अन्य लोगों को एक अच्छा धन्यवाद देने की तैयारी की थी, लेकिन उनके जाने की खबर सुनकर वह जितनी जल्दी हो सके दौड़ी। फिर भी वह एक कदम पीछे रह गई और उन्हें आखिरी बार नहीं देख सकी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, नमिता ने शिकायत में अपना पैर पटका। सुश्री नमिता, श्रीमान वीर और अध्यक्ष महोदया भीड़भाड़ पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भारत में एक कहावत है, काम हो जाने पर बिना यश या श्रेय की तलाश किए चुपचाप चले जाना चाहिए, जो इस स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। तैयब सिद्दीकी एक अनुभवी पर्यवेक्षक के रूप में स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि नमिता को वीर वर्मा पसंद थे और मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री नमिता, यदि आप वीर वर्मा को देखना चाहती हैं तो आप उन्हें खोजने के लिए भारत जा सकती हैं। नमिता ने मुड़ने और जाने से पहले तैयब सिद्दीकी को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। वह वास्तव में वीर वर्मा को पसंद करती थी, लेकिन आन्या के साथ वीर वर्मा के रिश्ते को जानते हुए उसने कभी कुछ अनुचित नहीं किया, सिवाय उस एक मूर्खतापूर्ण समय के जब वह उनकी बाहों में दौड़ने की कोशिश कर रही थी। श्रीमान वीर और अध्यक्ष महोदया के बीच आप दखल नहीं दे सकती। भले ही बादेश में आपका रुतबा ऊंचा हो, लेकिन आपके पास वह क्षमता नहीं है, और ऐसी ख्याली पुलाव केवल खुद को दुख पहुंचाने का काम करेंगे। तैयब सिद्दीकी ने नमिता की पीठ को देखते हुए धीरे से फुसफुसाया। श्वेता स्वाभाविक रूप से पीछे रह गई थीं। वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी की प्रमुख के रूप में बहुत सारे परिणाम संभालने थे। तैयब सिद्दीकी खुले तौर पर कारोबार का प्रबंधन कर सकते थे, लेकिन श्वेता की सहायता अनिवार्य थी। इसके अलावा कई निर्णय श्वेता द्वारा लिए गए थे और इस समय बाद देश में उनका रहना सिंघानिया ग्रुप के लिए सबसे अधिक फायदेमंद था। हवाई अड्डे के बाहर एक कार में फायर फीनिक्स की आकृति उभरी। वह लगातार वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया की चालों पर नजर रख रही थी और स्वाभाविक रूप से वीर वर्मा के जाने को सबसे पहले नोटिस किया। यदि वह एक ड्रैगन है तो बंजर भूमि में भी वह तूफान खड़ा कर सकता है।
बादेश जैसी छोटी जगहों में वीर वर्मा को एक देवता के समान अस्तित्व, सर्वशक्तिमान के रूप में देखा जाता है, लेकिन मेरे लिए कोई भी मुसीबत जिसका वह सामना कर सकता है वो बस तुच्छ है। बादेश में खुले तौर पर और जमीन के नीचे दोनों तरह से विरोधियों का सफाया करने और कारोबार को मजबूत करने की सिंघानिया ग्रुप की क्षमता सब उसी के कारण है। उसके बिना सिंघानिया ग्रुप को बादेश में अपनी वर्तमान सफलता नहीं मिलती। ये कितनी बर्बादी है कि उसने अपने कौशल का उपयोग आन्या सिंघानिया के आसपास किया। दुनिया के मिथक और किंवदंती को छोड़कर अगोचर स्थानों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना वास्तव में कम उपयोग है। हालांकि शायद वह जीवन के इस तरीके का आनंद लेता है, लगातार लड़ाई और खून खराबे से दूर, जो एक विकल्प का भी प्रतिनिधित्व करता है। आन्या सिंघानिया, वह महिला, वास्तव में भाग्यशाली है। उसके साथ होने से संभवतः वह ये भी नहीं समझती कि उसकी उपस्थिति में उसके साथ किस तरह का व्यक्ति है। सिंघानिया ग्रुप बादेश में एक विशालकाय बन गया है, व्यापार जगत में एक अद्वितीय नेता। इस प्रकार बादेश की पूरी स्थिति को प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रपति कासिम की स्थिति स्थिर है, फरहाद को भारी नुकसान हुआ है, यावर कुछ नहीं करता है, और कासिम का बादेश को एकजुट करने का सपना पास ही है। सिंघानिया ग्रुप के वित्तीय और सैन्य समर्थन के लिए धन्यवाद। लारा और यावर का उन्मूलन जल्द ही होगा। फायर फीनिक्स ने अपनी सांसों के नीचे बड़बड़ाया। वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया के लिए बहुत परवाह दिखाए। वह बादेश की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझती थी। सिंघानिया ग्रुप का उदय कासिम द्वारा बादेश को एकजुट करने की प्रस्तावना का प्रतिनिधित्व करता है। जल्द ही सब कुछ अभूतपूर्व एकीकरण प्राप्त करेगा। फायर फीनिक्स लारा के विचारों को नहीं जानती थी, अन्यथा वह बादेश की स्थिति के बारे में और भी अधिक आशावादी होती। वह चला गया, लेकिन उसने अल्ट्रा गॉर्ज बयूरो, दिव्य वायु बयूरो और विराट कॉप को उकसाया है, और भविष्य की मुसीबतें अनंत होंगी। इन तीनों पक्षों से आने वाले प्रतिशोध और हत्या के इरादे अपने चरम पर पहुंचेंगे। फायर फीनिक्स अपनी सामान्य आवाज में बोली, फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। विशेष रूप से देव संगठन का प्रतिशोध वह प्रलयकारी होगा। उसके करीब कई लोग होना उसकी जानलेवा कमजोरी है। हालांकि मैंने अस्थायी रूप से अपनी पहचान की खबरों को छिपा दिया है। अगर बृहस्पति को स्थिति के बारे में पता चलता है तो पूरे अंडरवर्ल्ड को शांति नहीं मिलेगी, और वह दिन जल्द ही आएगा। फायर फीनिक्स ने अपने विचारों और योजनाओं पर विचार किया। मुझे भारत जाने और जो मैं जानना चाहती हूँ उसकी पूरी तरह से जांच करने के लिए समय निकालना होगा। फायर फीनिक्स ने एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की। एपिसोड 467, घरेलू झटका और जानलेवा इरादे। वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया अभी देश नहीं पहुंचे हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर चीजें पहले ही उबलने की स्थिति में पहुंच चुकी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंघानिया ग्रुप की कुल संपत्ति अब उन्हें भारतीय रईसों की सूची, वेल्थ रैंकिंग, में सूचीबद्ध होने के योग्य बना चुकी है। इस सफलता और उपलब्धि ने भारत के पूरे व्यापारिक समुदाय को चौंका दिया है। रईसों की सूची में सूचीबद्ध होने में सक्षम होना बहुत सी चीजों की व्याख्या करता है। ये सुधार दीर्घकालिक लाभ का प्रतीक है। मेहरा साम्राज्य के साथ विलय के बाद भी सिंघानिया ग्रुप के पास केवल रईसों की सूची का सदस्य बनने की क्षमता थी, लेकिन अब इसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है और प्रसिद्ध हो गया है, जिससे पूरे व्यापारिक समुदाय में मुंबई और उसके बाहर भी ख्याति प्राप्त हुई है। मीडिया आउटलेट्स बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और व्यापारिक दिग्गज चकित हैं। सिद्धांत रूप में यदि सिंघानिया ग्रुप को 20 वर्ष दिए जाते और यह अपने तेजी से विकास पथ को जारी रखता तो इसके रईसों की सूची में एक बड़ी कंपनी बनने की उम्मीद थी, बशर्ते निश्चित रूप से इसमें गिरावट न आए। लेकिन अब सिंघानिया ग्रुप ने बादेश के कारोबार का लगभग 80% हिस्सा घेर लिया है, और ये लाभ सभी को ईर्ष्यालु बनाता है। इतने कम समय में सिंघानिया ग्रुप की उपलब्धियां वास्तव में एक चमत्कार हैं। मुंबई की एक बड़ी हवेली में सूर्यवंशी ग्रुप के पायलट सूर्यवंशी और उनकी बेटी जिया सूर्यवंशी एक साथ बैठे थे, थोड़े उत्तेजित। पेशेवर एजेंसियों के विश्लेषण के अनुसार पूरी तरह से सिंघानिया ग्रुप द्वारा नियंत्रित संपत्ति के आधार पर ये रईसों की सूची में 20वें स्थान पर रहने के योग्य है। वास्तव में संपत्ति के मामले में यह 19वें स्थान वाली कंपनी से अधिक है। हम सभी जानते हैं कि रईसों की सूची में शीर्ष 20 कंपनियां भारत की अग्रणी हैं, जो नीतिगत लाभों का भी आनंद ले रही हैं। विदेशी व्यापार बाजारों में विस्तार करने में उनके पास महत्वपूर्ण लाभ हैं। सूर्यवंशी ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए कहा, निराश होकर शीर्ष 20 में स्थान रखना इस रैंक से नीचे की कंपनियों की तुलना में एक खाई को दर्शाता है। नीति समर्थन और प्रोत्साहन के मामले में ये कंपनी के विकास से कितना संबंधित है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे व्यापारिक समुदाय में कोई भी अच्छी तरह से समझता है। पिताजी, बादेश में विकास की शक्ति खोने के लिए ये सब मेरी गलती है, जिया सूर्यवंशी ने कहा, गहरा पश्चाताप महसूस करते हुए। तैयब सिद्दीकी के हाथों से बिजली कंपनी का अधिग्रहण करने में विफल रहने के बाद इसे सिंघानिया ग्रुप के सामने बार बार झटका लगा।
बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया सूर्यवंशी विफलता को स्वीकार नहीं कर सकती थी और बाद देश से सिंघानिया ग्रुप को पूरी तरह से मिटाने की महत्वाकांक्षा रखती थी। हालांकि वीर वर्मा के प्रहारों के तहत नुकसान महत्वपूर्ण थे। स्वॉर्म मर्सनरीज के बैकअप के बिना सूर्यवंशी ग्रुप बाद देश में अपने कारोबार का विस्तार नहीं कर सकता था। फिर भी जिया सूर्यवंशी के मारने के इरादे ने स्वॉर्म मर्सनरीज के पतन का नेतृत्व किया और सिंघानिया ग्रुप के उदय ने सूर्यवंशी ग्रुप के छोटे कारोबार को महत्वहीन बना दिया, जिससे बाद देश में इसकी रणनीतिक योजना और लेआउट पर सीधा प्रभाव पड़ा। तुम जिंदा वापस आने में कामयाब रहीं, मैंने आभार में पहले ही अगरबत्ती जला दी है, सूर्यवंशी ने कड़वाहट से कहा। अब सिंघानिया ग्रुप बाद देश पर हावी है। ताइमेई कंपनी, वामन कॉर्प और विराट कॉर्प बाद देश में संचालन के कई वर्षों के सभी प्रयासों ने सिंघानिया ग्रुप की सफलता में योगदान दिया है। इन 3 कंपनियों ने जो खोया है उसकी तुलना में सूर्यवंशी ग्रुप के 3 साल से अधिक स्थापित करने के प्रयास और संसाधन तुच्छ लगते हैं। पिताजी, क्या हम बस इस नुकसान को सहने वाले हैं और सिंघानिया ग्रुप को यह नहीं दिखाएंगे कि हम किस मिट्टी के बने हैं? जिया सूर्यवंशी ने अनिच्छा से पूछा। वह जल्दी घर लौट आई थी क्योंकि अब और रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में, जैसा कि सूर्यवंशी ने कहा था, मौत से उसका बचना सिंघानिया ग्रुप की दया के कारण था। यदि सिंघानिया ग्रुप ने उस पर वही रणनीति अपनाई होती जो उसने अपने दुश्मनों पर लागू की थी, तो वह पहले ही मर चुकी होती। लेकिन अगर मौका दिया गया तो वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगी और शर्म को धोने के लिए सही समय का लाभ उठाएगी। जल्दबाजी मत करो, स्थिति को चुपचाप देखो। यदि सिंघानिया ग्रुप का असफल होना तय है तो हम आग में घी डालेंगे और लूट का हिस्सा लेंगे। अभी सिंघानिया ग्रुप के साथ सीधा संघर्ष करना बुद्धिमानी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उनसे असंतुष्ट हैं। सबसे पहले बाहर खड़े होने वाले मत बनो, सूर्यवंशी ने सावधानी से सलाह दी। रईसों की सूची के शीर्ष 20 में खड़े होने के लिए विभिन्न असंतुष्ट ताकतों के दबाव और भीड़ का सामना करना पड़ता है। यदि वे डटे रहने का प्रबंधन करते हैं तो यह उनकी क्षमता को साबित करता है। यदि वे नहीं कर सकते तो वे एक क्षणिक खिलने वाले फूल होने के लिए अभिशप्त हैं। इतने बड़े वाणिज्यिक साम्राज्य को चलाने के लिए प्रतिभा का भंडार सबसे महत्वपूर्ण है। यदि सभी पहलुओं से व्यापारिक दिग्गजों की कमी है तो पतन अपरिहार्य है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के तरीके असंख्य हैं और बाद देश की तरह सीधे नहीं हैं, जहां हिंसा लगभग सब कुछ हल कर सकती है। जिया सूर्यवंशी ने उपहास किया। मैं देखना पसंद करूंगी कि सिंघानिया ग्रुप इस तेज धारा में कैसे जीवित रहता है। इस बीच उत्तर पश्चिम के सबसे अमीर राठौर परिवार के व्यवसाय के अध्यक्ष राठौर और विक्रम सक्सेना भी गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे। विक्रम सक्सेना एक जापानी है, मूल नाम मात्सुई केमोनो, जिसके पास राठौर ग्रुप में शेयर हैं और वह भारत में वामन कॉर्प के प्रमुखों में से एक है। बाद देश में वामन कॉर्प का कारोबार इस तरह बर्बाद होने के साथ विक्रम सक्सेना उग्र है। मुख्यालय ने भी आदेश जारी किए कि यदि मौका मिलता है तो जयदीप ओबरॉय की मौत का बदला लेने के लिए वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। राठौर ग्रुप की ओर से मैं वामन कॉर्प के नुकसान के लिए खेद व्यक्त करता हूं और जयदीप ओबरॉय की मौत के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं, राठौर ने दुख भरे चेहरे के साथ कहा। आपकी कंपनी को बाद देश में इतना जबरदस्त व्यापारिक नुकसान हुआ जो वास्तव में दिल दहला देने वाला है। सिंघानिया ग्रुप को अपनी अज्ञानता के लिए निश्चित रूप से भुगतान करना होगा, विक्रम सक्सेना ने कालेपन से कहा। उत्तर पश्चिम का मेरा राठौर परिवार अपनी बात रखने वाला है और मेरे आदेश के तहत विभिन्न संसाधन अनगिनत हैं। यदि आवश्यक हो तो मेरा राठौर परिवार जयदीप ओबरॉय की मौत के लिए न्याय मांगने के लिए वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया की हत्या करने के लिए किसी को भेज सकता है, राठौर ने धर्मी आक्रोश से भरकर कहा। कोई जरूरत नहीं है, बदले के लिए भी मैं अपनी व्यवस्था खुद करूंगा, विक्रम सक्सेना ने कहा। उसकी पुतलियां जानलेवा इरादे और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान से भरी थीं। वीर वर्मा से निपटना वास्तव में कठिन है, लेकिन साधनों के बिना नहीं, और अभी मेरे पास एक उपयुक्त व्यक्ति है जो निश्चित रूप से सही अवसर पा सकता है। वीर वर्मा को आसानी से खत्म करना कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम सक्सेना इतना आश्वस्त इसलिए है क्योंकि उसने एक व्यक्ति के बारे में सोचा है जो इक्षिता शर्मा के करीब है। इक्षिता शर्मा का फायदा उठाकर वह निश्चित रूप से वीर वर्मा की हत्या करने का सही अवसर पा सकता है। एक बार जब वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया देश लौट आते हैं तो मैं तमाशा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, राठौर ने मुस्कान के साथ कहा। विक्रम सक्सेना का जानलेवा इरादा आंशिक रूप से बदले के लिए है और इसका उद्देश्य सिंघानिया ग्रुप का पर्याप्त मुनाफा भी है। राठौर के विचार समान हैं। उत्तर पश्चिम के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नए उभरे सिंघानिया ग्रुप के साथ कोई व्यावसायिक व्यवहार न होने के कारण मौका मिलने पर सिंघानिया ग्रुप के हितों को जब्त करना निश्चित रूप से राठौर ग्रुप के साम्राज्य के विकास को बढ़ाएगा। विशेष रूप से अब सिंघानिया ग्रुप के प्रति शत्रुतापूर्ण होना वामन कॉर्प से एहसान भी कमा सकता है, जो वास्तव में एक तीर से 2 शिकार करता है।
राठौर ग्रुप उत्तर पश्चिम की अन्य प्रमुख रईसों की सूची वाली कंपनियों के साथ व्यावसायिक व्यवहार में उलझा हुआ है, अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नई उभरी कंपनियों को लक्षित करने पर विचार करता है। दूसरी तरफ वीर वर्मा और आन्या विमान से उतर गए। एपिसोड 468 नेशनल गॉडेस का आलिंगन। वीर वर्मा और आन्या अन्य लोगों के साथ विमान से उतरे। सान्या सिंघानिया, हंसा और 5 अन्य महिलाओं से घिरी हुई बड़ा धूप का चश्मा पहने ऊपर आई। उनके साथ सिंघानिया ग्रुप की वित्त प्रमुख ज़ारा खान भी थीं। दीदी, वीर, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, सान्या सिंघानिया ने खुशी से पुकारा, उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। हम मुश्किल से अलग हुए हैं, सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करो, वीर वर्मा ने हल्के से डांटा, ये देखते हुए कि अपनी बहन को गले लगाने के बाद सान्या उन्हें गले लगाने आई थी। तुरंत याद दिलाया और उसे रोक दिया। मैं तुम्हें वैसे भी गले नहीं लगाऊंगी, तुम बहुत नीरस हो, सान्या ने शिकायत के साथ मुंह बनाया। दुष्यंती और हंसा की 10 सहेलियों ने हंसी छोड़ी, फिर चुपचाप बातचीत करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गईं। वे इस दृश्य की आदी थीं। वीर वर्मा पर नो ट्रेसपासिंग प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा था और कई बार सान्या को भी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। अभिवादन के बाद सान्या ने चारों ओर देखा, खिलखिलाते हुए, दीदी, तुम अब प्रसिद्ध हो गई हो, घर वापस आते ही यह हर जगह है, देखो, तुम बड़ी आकर्षक सुर्खियों के साथ पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के कवर पर हो जो तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर रही हैं। सच में? आन्या ने उत्सुकता से चारों ओर देखा, और वास्तव में ऐसा ही था। आन्या सिंघानिया अब वास्तव में आसमान छू रही हैं। एक महिला के रूप में इतनी उच्च स्थिति और धन होना सराहनीय है। प्रथम महिला महाशक्ति का खिताब वास्तव में उपयुक्त है। भारत में ऐसी असाधारण महिला होना वास्तव में एक चमत्कार है। अध्यक्ष महोदया, वास्तव में हम महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। मैं अपने जीवन को काफ़ी सफल मानती हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदया की तुलना में मैं कहीं भी नहीं हूँ। भारतीय रईसों की सूची में शीर्ष 20 में होना, वे सभी बड़ी कंपनियां हैं। पहले अध्यक्ष महोदया के लिए प्रथम महिला महाशक्ति का खिताब उपयुक्त था क्योंकि कोई भी महिला तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन अब सिंघानिया ग्रुप दुर्जेय है। अध्यक्ष महोदया रईसों की सूची के सिंहासन पर ऊंची बैठी हैं। पूरे भारत में वह एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जो महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करती हैं। कोई भी महिला प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। हवाई अड्डे के अंदर चाहे समाचार पत्र पकड़े हों या अपने फोन पर सुर्खियां देख रहे हों, लगभग सभी आन्या सिंघानिया के बारे में परिचय थे और चारों ओर तरह तरह की चर्चाएं उमड़ पड़ीं। उनके लिए अपनी सम्मानित स्थिति के बावजूद आन्या सिंघानिया उनकी आंखों में एक बड़ी हस्ती थीं जो बातचीत का विषय बन गईं। पेशेवर एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार सिंघानिया ग्रुप ने रईसों की सूची के शीर्ष 20 में छलांग लगाई है। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि इस दायरे में प्रवेश करने का मतलब सफलता और व्यापक प्रसिद्धि है, और रईसों की सूची में शीर्ष 20 से नीचे की कंपनियों की तुलना में यह एक अलग दुनिया है। सिंघानिया ग्रुप की सफलता ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। इतने कम समय में इतने अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। यह निस्संदेह व्यापारिक दुनिया में एक भूकंपीय घटना की तरह है जिसने सभी को चौंका दिया है। बड़ी स्क्रीन पर एक रिपोर्टर ने वाकपटुता से टिप्पणी की। जैसे ही सिंघानिया ग्रुप अभूतपूर्व गौरव पर पहुंचा, इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त करने वाली एक आवाज उठी। आखिरकार सिंघानिया ग्रुप के तेजी से विकास का मतलब है कि अगर व्यापारिक दिग्गज अपर्याप्त हैं तो बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। देखो, क्या वो अध्यक्ष महोदया नहीं है? वह तस्वीरों की तुलना में व्यक्तिगत रूप से और भी सुंदर है। हाँ, वह प्रथम महिला महाशक्ति ही होनी चाहिए। मैं नेशनल गॉडेस सान्या का प्रशंसक हूँ। मुझे पता है कि नेशनल गॉडेस वह नहीं है जो विमान से उतर रही हैं, वह प्रथम महिला महाशक्ति ही होनी चाहिए। लेकिन धूप के चश्मे वाली वो महिला जानी पहचानी लगती है, वह नेशनल गॉडेस जैसी लगती है। अरे, ये वास्तव में वही हैं। आप नेशनल गॉडेस के बगल में अंगरक्षकों से अनुमान लगा सकते हैं, वह नेशनल गॉडेस ही होनी चाहिए। वाह, प्रथम महिला महाशक्ति और नेशनल गॉडेस एक साथ हवाई अड्डे पर दिखाई दे रही हैं। यह निश्चित रूप से प्रथम महिला महाशक्ति की घर वापसी है और नेशनल गॉडेस उनका स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने दोनों बहनों की पहचान को पहचान लिया और इस विस्मयादिबोधक के साथ अचानक बहुत से लोग चारों दिशाओं से उन्हें घेरने के लिए दौड़े, तस्वीरें लेने के लिए अपने फ़ोन निकाले और ऑटोग्राफ और ग्रुप फोटो भी मांगे। जल्दी करो, चलो चलते हैं। सान्या सिंघानिया, हमेशा साधन संपन्न, ने एक हाथ से अपनी बहन को पकड़ा, दूसरे से साशा को खींचते हुए याद दिलाते हुए, वीर, करीब रहो, भीड़ द्वारा कुचले मत जाओ। हंसा की 10 साथियों ने आगे बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए फैलाव किया। हलचल भरे शोर के बीच समूह कार में बैठ गया और तेजी से चला गया।
प्रथम महिला महाशक्ति, नेशनल गॉडेस, भीड़ ने जयकार की। इस समय आन्या की प्रसिद्धि मशहूर हस्तियों के बराबर लग रही थी, जिनके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। बहनों को गाड़ी से जाते देख कुछ लोगों ने लापरवाही से पीछा किया और पकड़ने में असमर्थ होने पर उन्होंने निराशा दिखाई। अरे रिपोर्टर झा, मेरे पास प्रथम महिला महाशक्ति की नवीनतम तस्वीरें हैं। नेशनल गॉडेस उन्हें बधाई देने के लिए हवाई अड्डे पर दिखाई दी। मेरे पास बहनों की तस्वीरें हैं। एक आदमी ने एक नंबर डायल किया, उत्साह से बोलते हुए। रिपोर्टर झा ने तुरंत बीच में रोका, रोमांचित और अधीरता से कहा, तस्वीरें तुरंत भेजें, कीमत पर बातचीत हो सकती है। समय ही खबर है, मुझे लेख लिखना है, जल्दी करो और तस्वीरें भेजो। इस रिपोर्टर झा ने जल्द से जल्द प्रथम महिला महाशक्ति के बारे में पहली खबर की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। आन्या सिंघानिया अब बेहद लोकप्रिय हैं और आसानी से ध्यान आकर्षित करती हैं। घर लौटना, पहली जानकारी केवल वित्तीय नहीं है बल्कि स्थिति और पहचान का प्रतीक भी है। शायद रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति भी प्रसिद्धि की ओर बढ़ेगा, व्यापक मान्यता प्राप्त करेगा। हाल ही में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। हालांकि तस्वीरें ज्यादातर पिछली घटनाओं की हैं। ज्यादातर आन्या सिंघानिया को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए कैद करती हैं। हाल की तस्वीरों की कमी है, वीडियो तो दूर की बात है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने विशेष रूप से अमूल्य सामग्री प्राप्त करने की उम्मीद में पत्रकारों को बादेश भेजा, हालांकि स्पष्ट रूप से असफल रहे। प्रथम महिला महाशक्ति ने रईसों की सूची के सिंहासन को पुनः प्राप्त किया और एक शक्तिशाली घर वापसी की। व्यापार इतिहास की सबसे बड़ी भूकंपीय घटना अध्यक्ष महोदया की सफलता यात्रा पर केंद्रित है। प्रथम महिला महाशक्ति के रईसों की सूची में ऊपर उठने के रहस्यों का विश्लेषण। भारत की व्यापारिक दुनिया में एक उल्लेखनीय महिला का उदय। प्रथम महिला महाशक्ति और नेशनल गॉडेस के बगल में रहस्यमय आदमी, वह वास्तव में कौन है? विभिन्न सुर्खियां इंटरनेट पर फट पड़ी, जिसमें कई रिपोर्ट और टिप्पणियां घूम रही थीं। वीर वर्मा बेहद लो प्रोफाइल हैं, फिर भी अनिवार्य रूप से मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाले बिंदुओं में से एक बन जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि आन्या और सान्या बहनों के साथ एक आदमी का होना बहुत आश्चर्यजनक है। वीर वर्मा और अन्य लोगों को बाहर की चर्चा की परवाह नहीं थी। वीर वर्मा, आन्या, सान्या और साशा एक ही कार में थे। सान्या सिंघानिया के उन्हें बधाई देने के लिए आने का कारण स्वाभाविक रूप से ये था क्योंकि वह वीर वर्मा और आन्या के घर लौटने का सही समय जानती थी और साशा की स्थिति से भी अवगत थी। जब साशा ने पहली बार वीर वर्मा और आन्या के साथ बातचीत करना शुरू किया तो वह कुछ हद तक पीछे हटने वाली, यहाँ तक कि सतर्क थी। बादेश में रहते हुए समय बिताने के बाद वह समझ गई कि ये लोग उसकी बहन शेखा मेनन के जीवन के दोस्त थे। इस प्रकार पहरा गिर गया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। हालांकि वह सान्या सिंघानिया से नहीं मिली थी, लेकिन चूंकि सान्या पहले से ही उसके बारे में जानती थी, उसने समान रूप से सीखा कि वीर वर्मा और आन्या सिंघानिया के आसपास कौन था। एपिसोड 469, कपड़े उतारने की समझ। साशा ने सान्या सिंघानिया को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसे कुछ समझ थी, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से देखने से उसे एक नई धारणा मिली और वह खुद से सोचने से नहीं रोक सकी। वे एक ही गर्भ से पैदा हुई जुड़वां बहनें हैं। बस सान्या आन्या सिंघानिया से थोड़ी देर बाद बाहर आई, फिर भी उनके व्यक्तित्व इतने अलग हैं। एक बर्फ की तरह ठंडी है, जबकि दूसरी जीवंत और चतुर है। छोटी बहन साशा, अब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, याद रखना, अजनबी मत बनना। सान्या सिंघानिया ने साशा के साथ बातचीत शुरू की, एक बड़ी बहन की पहचान मानते हुए और वरिष्ठता की दिखावटी हवा के साथ साशा के कंधे को थपथपाया। छोटी, मेरे बारे में क्या छोटा है? साशा ने गर्व से अपना सीना फुलाया और धीरे से कहा, मैं तुमसे बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे अपनी छोटी बहन नहीं समझना चाहिए। उम्र के मामले में मैं तुमसे बड़ी भी हो सकती हूँ, है ना? ओह, सच में? इतना घमंड? सान्या रुकी, फिर शरारत से मुस्कुराई। अगर हम अपने सीने, चेस्ट की तुलना करें तो तुम्हारा शायद एक आकार बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम तुलना करें कि कौन अधिक सफल है तो यह एक अलग कहानी है। बहनचारे को सीने के आकार पर कौन आधार बनाता है? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं हवाई अड्डे पर कितनी लोकप्रिय थी? मनोरंजन उद्योग में मैं एक शीर्ष स्तर की स्टार हूँ, इसलिए मेरी छोटी बहन होने में कोई नुकसान नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। घमंडी होना बंद करो। मैं तुम्हारी प्रशंसकों में से एक नहीं हूँ। मेरे सामने बड़ी बहन बनने की होड़ मत करो। साशा ने पलटवार किया। सान्या के आत्मसंतुष्ट रूप को बर्दाश्त करने में असमर्थ, लोगों से छिपने वाले चूहे की तरह, ब्रेन डेड, प्रशंसकों द्वारा पीछा किया जाना, फिर भी तुम दावा करने की हिम्मत करती हो कि तुम सफल हो। क्या तुम्हारे पास बिना किसी भेष के भीड़भाड़ वाली जगहों पर खाने, पीने और खेलने की हिम्मत है? यदि नहीं, तो अधिक विनम्र बनो। सान्या ने देखा कि साशा सीने के आकार के मुद्दे से आगे बढ़ गई है, इसलिए उसने इसे फिर से नहीं उठाया क्योंकि यह उसका मजबूत बिंदु नहीं था। इसके बजाय उसने दिलचस्प तरीके से जवाब दिया, तुम क्या जानती हो? मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, चर्चा में रहना स्वाभाविक है।
जबकि बलिदान है, मैं एक नेशनल गॉडेस हूँ। जितना अधिक मैं जनता की नज़रों से गायब होती हूँ, उतनी ही रहस्यमय मैं बन जाती हूँ। मुझे भीड़भाड़ वाली जगहों पर क्यों जाना चाहिए? मैं नहीं जाऊंगी। बस जाने से डरती हो, है ना? साशा खुशी से हंसी। एक हैकर के रूप में स्वाभाविक रूप से वह सान्या की तरह नहीं सोचती थी। एक हैकर के रूप में अपनी पहचान गुप्त रखते हुए अंडरवर्ल्ड को पार करना ही असली कौशल है। सान्या का काम मंच पर रहना था, जनता के सामने आना। दोनों लड़कियों के तार्किक दृष्टिकोण और मूल्य अलग अलग थे, और स्वाभाविक रूप से कोई भी इस मामले पर दूसरे को राजी नहीं कर सकता था। ये डर के बारे में नहीं है, भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ इस पर चर्चा नहीं करूंगी। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारे आगे झुकना चाहिए। सान्या हंसी, उसके दिमाग में एक बत्ती जली। उसने शरारत से कहा, साशा, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारी बहन को क्या उपनाम दिया था? मुझे वास्तव में तुम्हारा तर्क समझ नहीं आता। बड़ी बहन बनने की होड़ कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग तुम्हें बूढ़ा कहेंगे? साशा धीरे से बड़बड़ाई। वह जानती थी कि वह सान्या से थोड़ी छोटी है, इसलिए उसने उस बिंदु पर बहस नहीं की। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सान्या उसे क्या बुलाती है। क्या वह इसे स्वीकार करती है, यह उसके मूड पर निर्भर करता था। हालांकि वह थोड़ी उत्सुक थी क्योंकि उसने आग्रह किया, मेरी बहन का एक उपनाम है? हाँ, है। मैंने इसे बनाया था। सान्या ने गर्व के साथ कहा, जानना चाहती हो? टालना बंद करो, बस मुझे बताओ। साशा ने अधीरता से कहा, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र जिज्ञासा थी। इस उपनाम के बारे में बात करते हुए, यह एक घटना से उपजा है। एक दिन तुम्हारी बहन सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, उसके सीने ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया और उसका कदम चूक गया। लगभग उसका सीना टूट गया। बाद में उसने अपने बड़े सीने द्वारा लाई गई परेशानियों को कम करने के लिए तंग ब्रा पहनना शुरू कर दिया। सान्या ने गंभीरता से कहा, इसलिए मैंने उसे मैडम मलाई, बिग बूब सेक्रेटरी का नाम दिया। ये कैसा है? यह उपयुक्त है ना? बकवास। साशा ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हें पसंद करने वाले उन सभी प्रशंसकों की क्या बर्बादी है? क्या तुम वास्तव में एक नेशनल गॉडेस हो? मुझे लगता है कि तुम एक गुंडे से अलग नहीं हो। क्या तुम्हें अभी अपने सीने पर गर्व नहीं था? उस पहलू में तुम्हें अपनी बहन की परेशानी विरासत में मिली है। तुम्हारा सीना तुम्हारी बहन जितना बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ये छोटा नहीं है। इसलिए इस पर विचार करने के बाद मैडम मलाई हैकर, बिग बूब हैकर तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। सान्या दिल खोलकर हंसी। तुम्हें क्या लगता है, पहली मुलाकात और मैंने तुम्हें इतना प्रतिष्ठित उपनाम दिया, क्या मैं एक अच्छी बड़ी बहन हूं या क्या? मैडम मलाई हैकर में प्रतिष्ठा है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर रहा है? मुझे फिर से ऐसा मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे पर फुहार मार दूंगी। साशा ने जमकर धमकी दी। आओ आओ, देखते हैं कि क्या तुम्हारा दूध वास्तव में मेरे चेहरे पर स्प्रे कर सकता है। सान्या ने ताना मारा, मैं तुमसे नहीं डरती। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे अभी अपना गुप्त हथियार दिखाओ और कोशिश करो। साशा ने अपने सीने को देखा। इसे दिखाओ, कोशिश करो। ये सब क्या बकवास है? वह बेवकूफ़ नहीं है, कोई रास्ता नहीं कि वह ऐसा करेगी। लेकिन सान्या की बातों ने उसे अवाक हंसी के बिंदु तक गुदगुदाया। वह लगभग खून की उल्टी करने वाली थी और हताशा की एक लहर महसूस की। तुम्हें गुंडा कहना अतिशयोक्ति नहीं है, ये काफी उपयुक्त वर्णन है। साशा ने आह भरते हुए कहा, प्रतिबिंब में अपनी आंखें बंद करते हुए, तुम्हारे पास रहने से कोई निश्चित रूप से आंतरिक क्षति का सामना करेगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे आसपास के लोग कैसे जीवित रहते हैं। क्या तुमने अभी तक उनसे बात करके उन्हें मार नहीं डाला है? मैडम मलाई हैकर, ऐसा मत कहो। सान्या ने स्नेह से कहा, गुंडा, तुमने मुझे जो उपनाम दिया है उसके लिए मेरी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हें भी एक सुंदर खिताब दूंगी। महिला गुंडा, ये दो शब्द तुम पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। साशा ने हताशा से कहा। महिला गुंडा, वास्तव में एक परिष्कृत शब्द। तब मैं आभारी हूँ। सान्या ने गंभीरता से फिर भी विनम्रता से कहा। फफ। साशा हंसी में फूट पड़ी। भगवान जाने वह कैसे परिष्कृत है, ये बिल्कुल अश्लील और दुष्ट है। जैसे ही सान्या और साशा उत्साह से बातें कर रही थीं, वीर वर्मा और आन्या ने एक नज़र साझा की और कड़वाहट से मुस्कुराए। उनकी बातचीत में हस्तक्षेप नहीं किया। सान्या साशा के साथ किसी भी बाधा को दूर करने और जल्दी से एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। साशा ये कैसे नहीं समझ सकती थी। उसने गहरा आभार महसूस किया। जुड़ने के लिए सान्या की हास्यपूर्ण आत्महीनता की इच्छा से गहराई से प्रभावित हुई। मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। साशा ने सान्या को देखा और फिर वीर वर्मा और आन्या की ओर मुड़ी। हम अब कहाँ जा रहे हैं? चलो पहले कब्रिस्तान चलते हैं। मैं मानता हूं कि तुम अपनी माँ और बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्सुक हो, वीर वर्मा ने शांति से कहा। ये वास्तव में साशा का विचार था, हालांकि वह विमान से उतरने के बाद से इसे व्यक्त करने में बहुत संकोच कर रही थी।
वीर, तुम कितने विचारशील हो, साशा के विचारों को अच्छी तरह से समझते हो, सान्या बड़बड़ाई, लेकिन गंभीरता से। किसी के कपड़े उतारना एक अपराध है। केवल वे लोग जो दूसरों के कपड़े उतारने में अच्छे हैं, वे ही उनके आंतरिक विचारों को समझते हैं। वीर, कबूल करो, क्या तुमने साशा को इतना अच्छी तरह समझने के लिए उसके कपड़े उतारे थे? इस टिप्पणी ने हंसी और शिकायत दोनों खींची। एपिसोड 470, संहारक की पहचान उजागर। समझदार होने की सान्या सिंघानिया की व्याख्या को विचित्र माना जा सकता है। उसके अपने उच्च उत्साह की तुलना में कार में मौजूद 3 लोग काफी असहज थे। ये छोटी बहन वास्तव में, आन्या ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, वर्णन करने में असमर्थ, और बस कहने के लिए कुछ नहीं था। गलत विषय उठा रही हो, मुसीबत मांग रही हो, मुझे इसमें फिर से क्यों घसीट रही हो? वीर वर्मा ने काले चेहरे के साथ चेतावनी दी। सान्या ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और सावधानी से कहा, बस साशा के साथ अकेले चैट करना थोड़ा उबाऊ है। मैंने सोचा कि मैं माहौल को थोड़ा जीवंत कर दूं ताकि तुम बाहर महसूस न करो। ठीक है, तुम हमें बाहर ही छोड़ दो तो बेहतर है। आन्या ने अपनी बहन को एक अर्थपूर्ण नज़र दी। जैसी आपकी आज्ञा मेरी प्यारी बहन, सान्या खुशी से हंसी। साशा एक पल के लिए हंसी और फिर अजीब तरह से रुक गई। केवल सान्या ही समझदार होने को वीर वर्मा द्वारा उसके कपड़े उतारने से जोड़ सकती थी, दूसरे इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तुम्हें महिला गुंडा कहना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि महिला गुंडा शब्द तुम्हारे स्वभाव को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता, साशा ने न्यायपूर्वक कहा। मुझे तो ये भी संदेह है कि तुम्हारा सिर उल्टा लगा है, हमेशा बकवास सोचती रहती हो, हर 3 वाक्यों में अपने दुष्ट स्वभाव से कभी नहीं भटकती। तारीफ के लिए शुक्रिया, सान्या ने हंसते हुए हाथ जोड़े। फिर उसने जल्दी से जोड़ा, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम अपने परिवार को श्रद्धांजलि देने जाओगी, इसलिए मैंने कुछ उपहार तैयार किए हैं। ओह, साशा थोड़ी चौंक गई, फिर आरोप लगाया, तो तुम ही हो जो कपड़े हटाने को समझती हो। अभी तुमने कहा था कि मेरे आदर्श वीर के दोस्त समझदार थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने दुष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं पा सकती। हे, ये जानते हुए कि तुम अपने परिवार की कब्रों पर जाने के लिए उत्सुक थी, मुझे स्वाभाविक रूप से तैयारी करनी पड़ी, है ना? क्या ये बहन का कर्तव्य नहीं है? सान्या ने अपनी चतुराई की प्रशंसा की। गुंडा होना बेहतर है, वह खिताब अधिक सुरुचिपूर्ण है। जहां तक बहन होने की बात है, भूल जाओ। मुझे लगता है कि तुम मनोरंजन उद्योग में बहुत दबी हुई रही हो, जब भी मौका मिलता है हमेशा जंगली हो जाती हो, हमें जीवन के मसाले के रूप में मानती हो, साशा ने लाचारी से कहा। तुम मुझे इतना अच्छी तरह जानती हो, सान्या ने अपनी आवाज़ उठाई। अब मेरा असली स्वभाव पता चल गया, फिर भी दावा कर रही हो कि मेरी फैन नहीं हो? आस्क, साशा ने उसे तिरस्कारपूर्ण नज़र दी। हे, मजाक एक तरफ, गंभीर मामलों पर वापस आते हैं। मैडम मलाई शिखा को खुशी होती अगर उन्हें पता होता। सान्या ने विषय को गंभीर मुद्दे पर स्थानांतरित कर दिया। माँ और बहन को राहत मिलनी चाहिए, मैं अब उन्हें देखने के लिए घर आ गई हूँ। साशा के चेहरे पर उदासी का एक निशान दिखाई दिया। समूह ने मजाक करना बंद कर दिया और सीधे कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। आन्या सिंघानिया की वापसी ने पूरे भारतीय व्यापार समुदाय में जबरदस्त लहर पैदा कर दी। उत्तर पश्चिम को देखते हुए सारा ध्यान सिंघानिया ग्रुप पर केंद्रित था, जिसने रईसों की सूची में अपनी जगह बना ली थी। उत्तर पश्चिम के सबसे अमीर राठौर परिवार, सूर्यवंशी ग्रुप और कई अन्य बड़ी कंपनियों ने बहुत ध्यान दिया। विक्रम सक्सेना, मात्सुई केमोनो, जानलेवा इरादे को उजागर करने के लिए भी उत्सुक था और विस्तृत योजना और लेआउट के साथ आगे बढ़ा। सिंघानिया ग्रुप की अचानक उपलब्धि ने कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया, खासकर क्योंकि सिंघानिया ग्रुप का इन प्रमुख कंपनियों के साथ कोई व्यावसायिक व्यवहार नहीं था, इसलिए कुछ भविष्य के घटनाक्रमों के लिए चिंतित होने के साथ साथ नाराजगी भी रखते थे। कई लोग खुश हो रहे थे, आखिरकार आप जितने बड़े होते हैं उतना ही अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि सिंघानिया ग्रुप के हितों को विभाजित किया जाता तो ये बेहद फायदेमंद होता, यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम के सबसे अमीर राठौर परिवार को भी लुभाता। अन्य प्रमुख कंपनियों का तो जिक्र ही क्या। आखिरकार सिंघानिया ग्रुप की नींव अस्थिर थी, प्रतिभा की कमी थी, जो एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था, और इसे कम समय में हल नहीं किया जा सकता था। व्यापारिक गतिशीलता के अलावा डॉक्टर हरीश कपूर, हांग वोकिंग के काम ने सफलता की प्रगति की। अर्जुन खन्ना, लिन बोएन के व्यक्तिगत परीक्षण के तहत विल्सन अंततः प्रभावी साबित हुआ। बेशक यह विल्सन मूल विल्सन नहीं था, उसकी यादें एक कैदी के सिर में स्थानांतरित कर दी गई थीं, जिससे कैदी में भ्रम पैदा हो गया। 2 परछाइयां आंतरिक रूप से लड़ रही थीं। वीर वर्मा द्वारा विल्सन को मौत के लिए मजबूर करने के बाद फौलाद जी ओल्ड मैन फू के पास अन्य विचार थे, यहां तक कि एक लाश भी बोल सकती है, जिसने डॉक्टर हरीश कपूर को अपने चिकित्सा कौशल को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जिसका लक्ष्य अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना और संतोषजनक परिणाम प्राप्त करना था। तथ्यों ने साबित कर दिया कि डॉक्टर हरीश कपूर सफल रहे। विल्सन ने उन यादों को सुलझा लिया, साथ ही वीर वर्मा की संहारक
टर्मिनेटर के रूप में पहचान की भी पुष्टि की। अर्जुन खन्ना, जिसे ये खुफिया जानकारी मिली, बुरी तरह से चौंक गया। वह वीर वर्मा को नीची नज़र से देखता था, खुद को अदिति चौहान के परिवार द्वारा चुने गए प्रेमी के रूप में मानता था, केवल वीर वर्मा के अचानक हस्तक्षेप करने के लिए। उसका वीर वर्मा के साथ संघर्ष था, खुद पीटने के बाद, यहाँ तक कि उसके साथियों में से एक को छाया क्यूवेन ने मार डाला था। वीर वर्मा के लिए उसकी नफरत तीव्र थी, लेकिन इस समय उसके पास नफरत करने की भी हिम्मत नहीं थी। वह संहारक है, वह संहारक है, हाहा, क्या अंतर्राष्ट्रीय मजाक है। कैसे साधारण दिखने वाला आम वीर वर्मा दुनिया का मिथक और किंवदंती, वह रहस्यमय आदमी संहारक हो सकता है। अर्जुन खन्ना हंसा, अविश्वास और आश्चर्य से भरा हुआ। अपने शब्दों के बावजूद वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि वीर वर्मा का संहारक होना एक तथ्य था। कोई आश्चर्य नहीं, फौलाद जी ने बड़ी मेहनत से उसकी जांच की, उसकी पहचान की जानकारी के लिए सभी साधनों का उपयोग किया, यहाँ तक कि चुपके से मुसीबत पैदा करने के खिलाफ चेतावनी भी दी। वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं उकसा नहीं सकता। अब मैं समझ गया। अर्जुन खन्ना को अचानक फौलाद जी के सावधानीपूर्वक प्रयासों का एहसास हुआ और गुप्त रूप से ठंडा पसीना छूट गया। अगर वह बेहतर नहीं जानता और वीर वर्मा द्वारा मारा जाता, तो भले ही फौलाद जी को ये खबर पता होती, तो भी वे संहारक के अत्यधिक मूल्य के कारण मामले को कम करके आंकते। अर्जुन खन्ना लंबे समय तक सदमे में रहा। होश में आने से पहले उसने फौलाद जी को बुलाने से पहले गुप्त रूप से कैदी विल्सन को मार डाला। इस कैदी से निश्चित रूप से निपटा जाना चाहिए था, जानकारी थोड़ी भी लीक नहीं हो सकती थी। फौलाद जी, ये पुष्टि हो गई है, वीर वर्मा निर्विवाद रूप से संहारक है, अर्जुन खन्ना ने कर्कश आवाज में कहा। फौलाद जी ने गंभीरता से सहमति व्यक्त की। हमेशा गरिमापूर्ण रहने वाले फौलाद जी अब मुस्कुराहट से भरे थे, सब कुछ नियंत्रण में होने की अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। याद रखना, तुम्हारे लिए ये जानना काफी है, एक भी शब्द लीक मत करना, समझे? और एक संकेत भी नहीं। फौलाद जी ने अभूतपूर्व रूप से चेतावनी दी, उनकी आवाज असाधारण रूप से गंभीर थी। जी, अर्जुन खन्ना ने दृढ़ता से उत्तर दिया। आखिरकार तुम पर निशाना साध लिया, वीर वर्मा, संहारक, तुम बच नहीं सकते। अगला कदम संहारक को हमारी मदद करने के लिए एक रास्ता सोचना है। फौलाद जी ने मुस्कान के साथ विचार किया। इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद जेब्रा और कमल गुप्त अजगर बेस के दो प्रमुख सदस्य सटीक खबर पाने के लिए वीर वर्मा के पास छिपे हुए थे, और अब वे आखिरकार सफल हो गए हैं। अब कोई निराधार संदेह नहीं है, बस पूर्ण निश्चितता है। इस जानकारी को प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगी।